हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2018 के क्वेश्चंस, जिसमें हम लाइट के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ लॉजिक गेट के भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ हम शॉर्ट क्वेश्चंस को और लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में आपको समझाएंगे। अगर न्यूमेरिकल होंगी तो उन्हें समझा भी दिया जाएगा, बना भी दिया जाएगा। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव का हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। और क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन इसलिए लाया जाता है कि आपको एक कॉन्फिडेंस बने कि जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वास्तव में क्वेश्चन बैंक की बनती है। और जो भी आप टॉपिक पढ़ चुके हैं, अभी रिसेंट में भी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो, वो भी आपको अगर देखने का मन है, जब आप क्वेश्चन बैंक बनाते होंगे तो एक बार जरूर देखिएगा कि क्या उसके क्वेश्चंस हमसे बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं। क्योंकि लाइट खत्म होने के बाद जस्ट हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन बैंक लेकर के आएंगे, और जहां हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार जो चैप्टर्स हैं, चारों चैप्टर के ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव एंड लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में। चलिए डिस्कस करते हैं 2018 के एनुअल क्वेश्चंस को। सबसे पहले एक ऐसे ही जनरल टच के लिए, जनरल मतलब समझने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट नियर थिन शीट ऑफ चार्ज कंडक्टर। तो कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है शीट के लिए? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और इंसुलेटर के लिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपको आएगा अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, नोट्स को क्लास में कंटिन्यू रहेगा तो ऑब्जेक्टिव सब का सब बनेगा, सारा ऑब्जेक्टिव, सारा शॉर्ट, सब का सब आपको आने वाला है। तो चलिए इसी तरह से हम, चूँकि हम लाइट का डिस्कशन करने वाले हैं तो लाइट के क्वेश्चंस को देखते चलेंगे। लाइट के क्वेश्चंस 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब में लाइट के क्वेश्चंस नहीं है। 7, 8, 9, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, 16, 17, ये सभी लाइट के क्वेश्चंस नहीं है। चलते हैं 18 नंबर की तरफ। 18 नंबर है जो कि लाइट का पहला क्वेश्चन है 2018 में। द इमेज फॉर्म्ड बाई एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ध्यान रखिएगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव के द्वारा इमेज कैसा बनता है इसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। एक बार फिर से आपको समझा दें, ये हम चीज़ें ऐसे समझा दी हैं आपको, एक बार फिर से चीज़ों को समझा देते हैं। ये है हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, दिस इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसको बोलते थे ऑब्जेक्टिव लेंस, इसको बोलते थे आईपीस लेंस, ठीक है। यहाँ होती ऑब्जेक्ट और इसका इमेज बनता है इतना बड़ा। तो ए है ए बी, तो इमेज बना कितना? ए डैश और बी डैश, सही है क्या? अब यहाँ से लाइट जाएगी तो इस ऑब्जेक्टिव के द्वारा एक फाइनल इमेज बनता है जिसका नाम होता है ए डबल डैश और बी डबल डैश। फिर से सुने, दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस, दिस इज आईपीस लेंस, दिस इज ए बी, इसका इमेज बना ए डैश बी डैश, और तब फाइनल इमेज बना ए डबल डैश बी डबल डैश। अब सोचिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया? पूछा गया ऑब्जेक्टिव के द्वारा। तो देखिए, तो ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट है ए बी और इमेज बन रहा है ए डैश बी डैश। उल्टा बन रहा है क्या? तो यानी कि इन्वर्टेड बन रहा है, तो पहले लिखेंगे, और बड़ा बन रहा है तो लार्ज बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है और रियल बन रहा है। तीन चीज़ें ध्यान रखिएगा। अगर आईपीस के द्वारा पूछ दिया जाए तब क्या करोगे? आईपीस है ना, आईपीस में देखिए ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश है और इमेज ए डबल डैश बी डैश, सेम साइज बन रहा है, सेम साइड बन रहा है, मतलब वर्चुअल इमेज बन रहा है। उसके बाद लार्ज इमेज बन रहा है, और वर्चुअल इमेज है, लार्ज इमेज है, और इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधी इमेज बन रही है। तो वर्चुअल है, लार्ज है एंड इरेक्ट बन रही है, किसके द्वारा? आईपीस लेंस के द्वारा। एंड नेक्स्ट क्या है जनता? तो नेक्स्ट अगर पूछा जाए कि पूरे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा कैसा इमेज बन रहा है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट है ए बी और इमेज कैसा है? ए डबल डैश बी डबल डैश। तो देखिए ऑब्जेक्ट में ए ऊपर है, यहाँ ए नीचे है, तो कह सकते हैं कि इन्वर्टेड बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है और लार्ज बन रहा है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए। तीनों में से कौन ऑब्जेक्टिव पूछी जाएगी देख लेंगे, बट इस क्वेश्चन में पूछा गया ऑब्जेक्टिव के द्वारा, तो लार्ज, इन्वर्टेड और रियल। देखते हैं ऑप्शन 18 का क्या दिया हुआ है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा रियल एंड लार्ज, तो रियल एंड लार्ज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहती है? क्वेश्चन नंबर 19 कहती है ए कॉन्वेक्स लेंस इज डिप्ड इनटू अ लिक्विड हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस, देन इट्स फोकल लेंथ विल बी। यानी कि कहने का ये मतलब है कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, और इस कॉन्वेक्स लेंस के बारे में क्या कहा गया है कि एक कॉन्वेक्स लेंस को एक ऐसे मीडियम में डालते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के इक्वल है, तो उसका फोकस क्या होगा? तो इसे हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे हमने इसे पिछले वाले में डिस्कस कर लिया है, पिछले साल के क्वेश्चन बैंक में 19 नंबर ऑब्जेक्टिव को देखा जाए। हम फर्स्ट केस लेते हैं। अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम से ज़्यादा है,
पुनः लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम से छोटा है, और थर्ड केस बनता है लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल है। तो हमने आपको बताया था कि यदि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है और मीडियम का कम है तो लेंस के नेचर में कोई चेंज नहीं होगी, कॉन्केव कॉन्केव की तरह दिखेगी और कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स की तरह दिखेगी। सेकेंड पॉइंट, यदि मीडियम कहीं ज़्यादा है और लेंस का कम है तो लेंस अपना नेचर चेंज कर देगी, कॉन्केव कॉन्वेक्स की तरह दिखेगी और कॉन्वेक्स किसकी तरह दिखेगी, कॉन्केव की तरह दिखेगी। ओके क्या, तो ये दो बातें ध्यान रखिएगा कि जब किसी भी लेंस को एक ऐसे मीडियम में डीप किया जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से कम होता है तो हम कह सकते हैं कि नेचर चेंज नहीं होता है, परंतु एक ऐसे मीडियम में डालते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज़्यादा होता है तो लेंस का नेचर जस्ट अपोजिट हो जाता है। एंड जो थर्ड केसेस है, जब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल होगा तो आपको पता है 1/f इक्वल्स टू म्यू ऑफ लेंस बटा म्यू ऑफ माध्यम -1 इंटू 1/r1 -1/r2 होता है। अब सुनिए, चूंकि लेंस और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है तो कट के कितना हो जाएगा 1, और 1 में से 1 घटाओगे तो हो जाएगा 0, और 0 में किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/f इज इक्वल्स टू 0 आ चुका है, तो फोकस इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/0, और 1/0 का मतलब इन्फाइनाइट। तो हम कह सकते हैं क्या कि जब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल होती है तो फोकस हो जाता है इन्फाइनाइट, और पावर होता है 1/फोकस एंड 1/इन्फिनिटी कीजिएगा तो पावर कितना मिलेगा, 0। और एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जब किसी भी लेंस को एक ऐसे मीडियम में डिप किया जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इक्वल होता है तो पावर होता है 0, फोकस होता है इन्फाइनाइट, और जब किसी भी लेंस को ऐसे मीडियम में डालेंगे तो वह लेंस आपको दिखाई नहीं देगी, वह लेंस आपको अदृश्य हो जाएगी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन नया टाइप का है कि चूंकि इसका फोकस इन्फाइनाइट हो गया है ना, तो ये ऑब्जेक्ट आपको दिखने वाली नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, 3 पॉइंट आपको याद रखना है कि यदि किसी लेंस को ऐसे मीडियम में डाला जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से कम है तो हम कह सकते हैं कि नो चेंज, लेंस से ज़्यादा है तो चेंज होगा, बराबर है तो फोकस इन्फाइनाइट, पावर 0, और वह लेंस अदृश्य हो जाएगी, लेंस इनविजिबल हो जाएगी, लेंस आपको दिखने वाली नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं 19 का आंसर क्या होगा। तो 19 नंबर का आंसर होगा कि मटेरियल सेम है तो सेम हो जाता है तो फोकल लेंथ कितना हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि क्रिटिकल एंगल फॉर द लाइट मूविंग फ्रॉम द मीडियम 1 टू मीडियम 2, यानी कि एक लाइट है जो मीडियम 1 से 2 में जाती है, उसका क्रिटिकल एंगल है थीटा। द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज भी, देन द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 कितना होगा। चलिए इसे देखा जाए। 20 नंबर अच्छे से देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमको दिखाना है कि ए है, नीचे मान लेते हैं मीडियम 1 और ऊपर में है मीडियम 2। कहता है कि जब लाइट मीडियम 1 से 2 में जाती है, व्हेन द लाइट मूव्स फ्रॉम मीडियम 1 to 2, तो थीटा क्रिटिकल एंगल है, और आपको पता है क्रिटिकल एंगल पर ये जो लाइट होता है सरफेस के पैरेलल हो जाती है। अच्छा, मीडियम 1 में जो हमारा मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और स्पीड दिया हुआ है v। मीडियम 2 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं μ2 और स्पीड हमें नहीं पता है तो स्पीड मान लेते हैं जनता इसका, चलो इसको मान लेते हैं स्पीड v2 और इसका स्पीड मान लेते हैं v1। बट क्वेश्चन में v1 की जगह कितना दिया हुआ है, v दिया हुआ है। फिर से सुन लीजिए, एक लाइट है जो कि मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाना चाहती है और इसके लिए क्रिटिकल एंगल थीटा है, और क्या ध्यान रखना है कि मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माने μ1, स्पीड माने v1, v1 की जगह v दिया हुआ है, स्पीड माने v2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। अब चलते हैं, सबसे पहले स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। क्या आपको स्नेल्स लॉ याद है? स्नेल्स लॉ कहती थी जिसका अपवर्तनांक उसी का कोण। यहाँ से लिखेंगे μ1 गुने साइन थीटा बराबर μ2 गुने कितना डिग्री, 90 डिग्री है क्या, साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाता है तो μ2 गुने 1, तो यहाँ से बच रहा है μ1 साइन थीटा इज इक्वल्स टू μ2। यहाँ तो एक बॉक्स में इसे बंद कर ली। अच्छा, एक चीज़ और हम जानते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल्स टू होता है c बाई वी। म्यू इक्वल्स टू कितना होता है, c बाई वी। तो यदि हम μ1 निकालेंगे तो लिखेंगे c बाई v1, और यदि μ2 निकालेंगे तो लिखेंगे c बाई v2। तो क्या हमें μ1 और μ2 मालूम है क्या? μ1 इक्वल्स टू c बाई v1 और μ2 इक्वल्स टू c बाई v2। अब चलिए μ1 की जगह रख देंगे कितना, c बाई v1 गुने साइन थीटा बराबर μ2 की जगह रख देंगे c बाई v2। c से c खत्म हो गए। अब हमें v1 को इधर भेज देंगे, v2 को इधर भेजेंगे तो v2 बराबर हो जाएगा v1 और नीचे चला जाएगा साइन थीटा। तो क्या मुझे मालूम हो गया है क्या, मीडियम 2 में जो स्पीड है, स्पीड का वैल्यू है मीडियम 2 में v2 और v1 बटा साइन थीटा है, और v1 का वैल्यू कितना दिया हुआ जनता, v, तो हो जाएगा v बाई साइन थीटा इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 20 का बी नंबर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मैग्नीफाइंग ग्लास इज टू बी यूज्ड एट अ फिक्स्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ 1 इंच।
इफ इट इज टू प्रोड्यूस एन इरेक्ट इमेज ऑफ 5 टाइम्स मैग्नीफाइड इट्स फोकल लेंथ शुड बी। यानी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बोलता है कि 5 गुना बड़ा इमेज डेवलप करने के लिए 1 इंच की दूरी पर रखे ऑब्जेक्ट के लिए फोकल लेंथ कितना होगा बताया जाए। तो चलिए हम देखते हैं जरा से इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। 21 नंबर, चलिए 21 नंबर को देखा जाए। देखिए 21 नंबर में कहता है कि हमारा जो लेंस है इसका मैग्नीफिकेशन दिया हुआ कितना 5, और आपको पता है मैग्नीफिकेशन इक्वल्स टू होता है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज प्लस बी बाई यू। एम से मिरर, तो मिरर में माइनस और लेंस में प्लस, तो यहाँ से हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो v इक्वल्स टू हमें 5u मिल जाएगा। क्या? बिल्कुल v इक्वल्स टू 5u मिल जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, जब v इक्वल्स टू 5u मिल चुका है तो अब लगाते हैं लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। v के जगह लिख सकते हैं 5u माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 5u, और 5u हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 5, दिस इज 1/f। और आगे बढ़ते हैं तो 1 माइनस 5 दैट इज कितना, तो -4/5u, और यहाँ से अगर फोकस निकाल देते हैं तो f इज इक्वल्स टू हो जाता है 5u/4 माइनस साइन के साथ क्या, तो 5u/4 आ चुका है। अब देखिए चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। चूंकि u का वैल्यू कितना सेंटीमीटर दे रखा है, 1 सेंटीमीटर दे रखा है, तो जैसे ही हम u का वैल्यू रख देंगे 1 सेंटीमीटर तो 5/4, और 1 सेंटीमीटर नहीं 1 इंच दे रखा है तो 1 इंच से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 1.25 इंच। दिस इज द करेक्ट आंसर। माइनस साइन लगा रहेगा, तो चूंकि यहाँ वैल्यू पूछा है तो वैल्यू हो जाएगा 1 पॉइंट कितना, तो 1.25 इंच। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके क्या? ओके, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 21 का ऑप्शन नंबर कितना दिया है, 21 का ऑप्शन सी दिया है, बिल्कुल सही है। चलते हैं हम आगे बढ़ते हैं। 20 कितना था 21 के बाद अब हम बढ़ेंगे 22 की तरफ, और 22 में है टू रिमूव हाइपर मायोपिया को दूर करना है। तो आपको पता है हाइपर मायोपिया में कौन सा लेंस यूज करेंगे, यानी कि दूर दृष्टि दोष, हाइपर मायोपिया एंड और हाइपर मायोपिया है दूर दृष्टि दोष है, तो हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल रटे रटाए होते हैं, 10th के क्वेश्चंस हैं कि हाइपर मायोपिया के लिए दूर दृष्टि दोष के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना टेकन प्लेस व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन, एक्सीडेंटल क्वेश्चन, बहुत सारी जनता गलत करेगी, इसको समझते हैं जरा सा। क्वेश्चन नंबर था 23। देखिए 23 क्वेश्चन नंबर को कैसे समझेंगे। बोला गया है कि एक प्रिज्म है और प्रिज्म पर लाइट इंसिडेंट होती है, तो लाइट के साथ क्या होता है। अब पता है बहुत सारे लोग हड़बड़ में गलती क्या करते हैं, उन्हें पता है कि प्रिज्म से जब लाइट बाहर निकलती है तो 7 कलर्स में डेविएट हो जाती है, और वहाँ पर होने लगता है कौन सी घटना, तो डिस्पर्सन की घटना होती है। डिस्पर्सन मतलब अलग अलग कलर में अलग अलग कलर में बट जाना। ये लोग हम लोग रट के जाते हैं कि डिस्पर्सन होता है प्रिज्म से, पर क्वेश्चन को इसने चेंज किया। क्वेश्चन पूछा है कि जब लाइट प्रिज्म पर आती है तब क्या होता है, तो लाइट को जाना था ऐसे, और लाइट ऐसे बेंड कर जाती है। तो लाइट जब ऐसे बेंड कर जाती है तो लाइट जा रही है ऐसे और बेंड कर गई ऐसे। तो कहने का मतलब है कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि लाइट अगर सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो क्या होता है, तो इंसिडेंट होती है तो देखिए लाइट डेविएट हुई है, और यही जब बाहर निकलती है तो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। तो कोई पूछता कि जब लाइट इमर्ज आउट होती है तो क्या होता है, तो इमर्ज आउट होती है तो यहाँ पर डिस्पर्सन की घटना होती है, मतलब लाइट विभिन्न कलर में यानी VIBGY और याद होगा VI BGI और में डिवाइड हो जाती है। परंतु अगर इंसिडेंट होती है और इस सरफेस पे पूछा जाए तो यहाँ पर लाइट क्या होती है, डेविएट होती है। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को, अब पढ़िए। क्वेश्चन पूछा है इंसिडेंट, तो लाइट जब इंसिडेंट होती है तो कौन सी घटना होगी, डेविएशन की घटना होगी, और अगर आउट होती है तो डिस्पर्सन की घटना होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। तो ऑप्टिकल फाइबर आपको पता है TIR पे होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है 25 नंबर, और 25 नंबर को हम डिस्कस करते हैं कि 25 नंबर का आंसर कैसे निकलने वाला है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है 25 नंबर, और 25 नंबर थोड़ा एक्सीडेंटल क्वेश्चन भी है कि जो लोग हड़बड़ करेंगे उनसे क्वेश्चन बिल्कुल गलत होने वाला है। 25 नंबर पढ़ते हैं। 25 नंबर है कि द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस्ड due to interference of two waves given by y1 equals to 4 sin omega t and y2 equals to 3 cos omega t। चलिए देखा जाए कैसे बनाएंगे। 25 नंबर क्वेश्चन है कि y1 इक्वल्स टू है 3 sin
ओमेगा टी एंड y2 इक्वल्स टू है 4 cos ओमेगा टी। बोला है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बताओ। तो पता है हर बार में लोग क्या गलती करते हैं, क्योंकि मैंने आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला इंटरफेरेंस के समय बताया था A1 + A2, और तुरंत लोग हम क्या करते हैं, फर्स्ट का एम्पलीट्यूड है 3, दूसरे का एम्पलीट्यूड है 4, 3 + 4 ऑप्शन इज आंसर इज 7। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए ही है, और ऑप्शन नंबर ए है तो हर बार में तो मिस्टेक हो जाएगी, ये गलत हो चुका है। बिकॉज ये जो मैक्सिमम हो या ये मिनिमम, अगर मिनिमम पूछता तो लिखते हैं A1 - A2, और हो जाता है इसका मोड रखते हैं तो 3 - 4 आता -1, बट आंसर देते +1। ये भी ऑप्शन में आप देखिएगा इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में दोनों का दोनों ऑप्शन में आप देख सकते हैं कौन सा है। यहाँ देखिए 25 में 7 भी है 1 भी है, हल्का सा मिस्टेक है तो गलत हो जाएगा। और अगर ऐसे करते हो तो दोनों का दोनों गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये फार्मूला हम तभी लगा सकते हैं जब दोनों या तो साइन में हो या तो दोनों कॉस में हो। बट यहाँ देख सकते हैं एक साइन में है तो एक क्या है, कॉस में है, और जब नेचर चेंज है साइन और कॉस, तो इस समय आपको जनता यहाँ पर पहले देखना पड़ेगा। और साइन और कॉस के बीच का एंगल कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। कैसे पता चलेगा, तो चेक कर लीजिए, साइन 0 तो 0, तो कॉस 90 तो 0, तो 90 डिग्री पर वैल्यू इक्वल है और 0 डिग्री पर इक्वल है, तो 90 डिग्री का अंतर है। और यहाँ लगाएंगे जनरल फार्मूला कौन सा, A = A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2, और यहाँ लगा देंगे कितना, cos थीटा। फिर से A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर 2A1 A2 cos थीटा। A1 कितना है जनता, A1 है 3, तो 3 का स्क्वायर, A2 कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, 2 × 3 × 4 × cos कितना डिग्री 90, cos 90 का वैल्यू 0, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, √25, और 25 का आंसर कितना आ जाएगा 5 चलाएगा। यानी कि चलते हैं अब ऑप्शन की तरफ। तो 25 का ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो 25 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेज डिफरेंस इज रिलेटेड विद द पाथ डिफरेंस। तो आपको मैंने पढ़ा रखा है वेरी सिंपल फार्मूला, फेज डिफरेंस डेल्टा 5 बराबर 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। आपको पाथ डिफरेंस पूछा है डेल्टा x, तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा λ/2π इंटू डेल्टा 5। कितना हो जाएगा, λ/2π इंटू डेल्टा 5, दैट इज पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू λ/2π इंटू डेल्टा 5। चलिए मैच करते हैं जरा सा, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन, λ/2π यहाँ है और 5, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 26 के बाद चलते हैं 27 नंबर है, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई इन मिनट, यानी कि मानव नेत्र की विभेदन क्षमता रिजॉल्विंग पावर कितना होता है, तो रिजॉल्विंग पावर मिनट में याद रखना है 1/60। और ये क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि जो ह्यूमन आई की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी वाले ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना पड़ेगा कि ह्यूमन आई का जो रिजॉल्विंग पावर है दैट इज मिनट में कितना होता है, 1/60 मिनट होता है। आगे देखते हैं और कोई लाइट के क्वेश्चंस हैं। चलिए लाइट के क्वेश्चंस अब नहीं दिख रहे हैं। नेक्स्ट लाइट के क्वेश्चंस नहीं है, नहीं इधर लाइट के क्वेश्चंस नहीं है। अब इधर चलते हैं, लाइट के क्वेश्चंस देखे जाए, ये दोनों भी लाइट के क्वेश्चन नहीं है। तो इस तरह से हमारा लाइट का ऑब्जेक्टिव फिनिश होता है 2018 का। अब हम चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, पहले 2 मार्क्स की तरफ चलेंगे, देखेंगे 2 मार्क्स में कितने क्वेश्चन पूछे गए, क्या भी क्वेश्चन आपसे बन पाते हैं या नहीं। चलिए देखा जाए, सेक्शन बी की तरफ चलते हैं और देखा जाए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए अब हमको 10 तक तो लाइट का क्वेश्चन नहीं मिला था, अब हमें लगातार 3 क्वेश्चन लाइट के मिलते हैं, 11 नंबर, 12 नंबर, 30 नंबर। तीनों क्वेश्चन को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला गया है अ फिश इज एट अ डेप्थ ऑफ √7 सेंटीमीटर एंड इट कैन सी ओनली थ्रू अ सर्कुलर सेक्शन ऑफ द वाटर। मतलब एक मछली पानी के अंदर कितने सेंटीमीटर पर है, √7 सेंटीमीटर पर है। जब यह ऊपर देखती है तो इसको एक केवल सर्कुलर पार्ट दिखता है, यानी वृत्ताकार क्षेत्र दिखता है। व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कुलर सरफेस। ये सब क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करा रखे हैं कि सर्कुलर पार्ट का रेडियस कितना होगा, सर्कुलर जो बनेगा ऊपर वृत्ताकार भाग बनेगा, सर्कल बनेगा, उसका रेडियस कितना होगा। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3, स्केच द डायग्राम ऑल्सो। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखा जाए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन कहती है
ऊपर है एयर, नीचे है वाटर, और एक फिश है जो कि फिश पानी में कितने सेंटीमीटर पर है, तो √7 सेंटीमीटर। अच्छा, जब यह फिश ऊपर देखेगी तो एक लाइट ऐसे भेज देते हैं, एक लाइट ऐसे और एक लाइट ऐसे चली, ऐसे गई। बोला है कि इसको सर्कुलर पार्ट दिखता है, यानी इतना ही दूर दिखता है, इसके बाहर नहीं दिखता है। इसका मतलब जब लाइट यहाँ से इंसिडेंट हुई होगी तो यहाँ पर आकर के हो गया होगा TIR, और लाइट का TIR हो जाएगा तो इसके बाहर की चीज़ों को आप नहीं देख सकते, पुनः हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। तो दिस इज इंसिडेंट लाइट, और आपको पता है जब लाइट सरफेस के पैरेलल हो जाती है तो दिस एंगल इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल। नीचे है वाटर और ऊपर क्या है एयर, और ये एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री। अच्छा, यहाँ पर एक जेड बनता हुआ नजर आ रहा होगा, देखिएगा दिस एंड दिस जेड बनता हुआ नजर आ रहा है क्या। तो अगर यह IC है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, IC। अच्छा, एक त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं ए वाली ट्रेंगल, इसका नाम दे देते हैं OA और B। OAB में देखिएगा हाइट कितना दिया हुआ है, √7, और इसका रेडियस मान लेते हैं R, जो कि हमें निकालना है। सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहती है, जिसका अपवर्तनांक उसी का कोण, जिसका अपवर्तनांक उसी का कोण। यानी वाटर का होता है 4/3 इंटू साइन IC इज इक्वल्स टू एयर का 1 इंटू साइन 90। साइन 90 का वैल्यू 1 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बचेगा 1। यहाँ से निकाल दीजिए साइन IC, तो 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे, तो साइन IC का वैल्यू निकल गया। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ से जरा tan IC निकाल दिया जाए तो tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस तो दिया नहीं है, तो बेस कैसे निकलेगा, h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 3/16 माइनस 9 दैट इज 7 √7। तो क्या हमें tan IC मालूम हो गया है क्या। और जैसे ही tan थीटा मालूम हो गया तो अब त्रिभुज चलेंगे ट्रायंगल AOB, और AOB में लगा दीजिए tan IC। tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है R, और बेस है √7, R/√7। देखिए यहाँ भी tan IC है, यहाँ भी tan IC है, LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा, तो R/√7 बराबर 3/√7, √7 खत्म, R का वैल्यू हो जाएगा 3 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्या R का वैल्यू कितना है, 3 सेंटीमीटर, विच इज द करेक्ट आंसर। तो हम अब कह सकते हैं कि हमने 11 नंबर क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया है। अब चलते हैं 12 नंबर। वाई द रेड सिग्नल आर यूज्ड एज द डेंजर साइन। हमने बहुत अच्छे ढंग से लिखवाया है कि लाल रंग के बत्ती का उपयोग खतरे के निशान के लिए क्यों किया जाता है, डेंजर साइन। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, वेवलेंथ ज़्यादा है, स्कैटरिंग देख लीजिएगा होता है कि नहीं होता है। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से आपके नोट्स में लिखाई गई है। आपका काम है वहाँ से चीज़ों को अच्छे से नोट कर लेना है। और ये क्वेश्चन हम कराने नहीं जा रहे हैं बिकॉज ये नोट्स में है, क्लास में बहुत अच्छे से करा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। ए स्मॉल पिन is fixed on a table and it is viewed from a distance of 50 centimeter from above. A glass slab of thickness 15 centimeter is placed just over the pin parallel to the surface of the slab. Then image of the pin will viewed at what height? Draw the sketch also. A refractive index दिया हुआ है ग्लास का 3/2। तो क्वेश्चन तो काफ़ी आसान है, क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि एक टेबल है और टेबल के ऊपर एक पिन रखा हुआ है, यही पिन है, मान लेते हैं दिस इज पिन, ये पिन है। ओह सॉरी, अब देखिए एक टेबल है और एक टेबल के ऊपर एक पिन रखा हुआ है, दिस इज पिन, PIN, दिस इज पिन। अब कहता है कि जब इस पिन को हम 50 सेंटीमीटर की हाइट से देखते हैं, व्यू करते हैं, तो 50 सेंटीमीटर की हाइट से देख रहे थे। तो चूंकि देखो पिन और ये जो पर्सन है दोनों के बीच एयर है तो किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा, और किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा मतलब रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो यही डेप्थ, रियल डेप्थ दिखेगी कितना सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। मतलब ये जो पिन है इस व्यक्ति को 50 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखेगा। बट और आगे बढ़ते हैं कि जब 50 सेंटीमीटर की दूरी पर यह पिन दिखेगा तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अब इसने बोला है कि इसके ऊपर एक स्लैब रख देना है, टेबल के ऊपर स्लैब रखना है, कितने सेंटीमीटर थिकनेस का, 15 सेंटीमीटर थिकनेस का। तो बोला है कि बताओ अब पिन कहाँ दिखेगा। तो मैंने आपको स्लैब पढ़ा रखा है, याद होगा स्लैब में हम शिफ्टिंग पढ़ाए थे, दिस इज द स्लैब, और स्लैब का थिकनेस था T, और शिफ्टिंग का फॉर्मूला हमने बताया है कि स्लैब में शिफ्ट का फॉर्मूला होता है T × 1 - 1/μ। ये पढ़े थे क्या। तो T का वैल्यू है 15 × 1 - 1/3/2, तो ये बचेगा कितना, 15 × 1 - 2/3,
2/3 बचेगा, और जब इसको सोल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 15 इंटू 1/3 दैट इज 5 सेंटीमीटर। कहने का ही मतलब है कि ये जो पिन है यहाँ से कितना मीटर ऊपर दिखेगा, कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ऊपर दिखेगा। तो कोई पूछे कितना शिफ्ट हुआ है तो बोलेंगे 5 सेंटीमीटर। अब कितना पर दिखेगा, तो पहले दिखता था 50 पर, बट अब दिखेगा 50 से थोड़ा सा ऊपर, यानी 50 से थोड़ा सा ऊपर मतलब 45 सेंटीमीटर पर दिखेगा। तो क्वेश्चन को तो पहले आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कर रही थी, तो क्वेश्चन कह रही थी कि एक टेबल है, टेबल के ऊपर पिन रखा हुआ है, हवा में उसको देखते हैं 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई से। अब पिन के ऊपर एक ग्लास का स्लैब रख दिया गया जिसका थिकनेस है 15 सेंटीमीटर। ओके क्या, सॉरी, पिन के ऊपर एक ग्लास का स्लैब रख दिया गया है 15 सेंटीमीटर का। और अब आपसे पूछा जा रहा है कि पिन कितनी हाइट पर दिखने वाली है। तो फिर से मैं लगाऊंगा शिफ्ट का फॉर्मूला, शिफ्ट इज इक्वल्स टू टी इंटू 1-1/μ, और यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो आया 5 सेंटीमीटर। ये बता रहा है कि पिन कितना 5 सेंटीमीटर ऊपर चली जाएगी। तो 5 सेंटीमीटर ऊपर चली जाएगी, तो पहले था 50 पर, अब 5 सेंटीमीटर ऊपर जाएगी तो अब कितना दिखेगा, 25 सेंटीमीटर पर दिखने वाली है। तो चलिए मुझे समझ आ गया है कि इसका आंसर कितना होगा, सॉरी 25 बोल रहे हैं, 50 था, 5 ऊपर गया तो 45 सेंटीमीटर पर दिखने वाली है। तो इस तरह से 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस फिनिश हो जाते हैं। अब और लाइट के 2 मार्क्स के क्वेश्चंस नहीं हैं, ये सारे मॉडर्न के क्वेश्चन है जो आपसे बनेंगे जब हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ लेंगे। चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन कैपेसिटर का है जो बनेगा, कैपेसिटर पढ़ेंगे तो ये दोनों क्वेश्चन कैपेसिटर का है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, एक्सप्लेन हाइजेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। सेकेंडरी वेवलेट्स क्या होती है मैंने आपको समझा रखा है, और बोला है ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रिंसिपल, हाइजेन प्रिंसिपल मतलब वेव नेचर, यानी वेव नेचर के आधार पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन। मैंने आपको बोला था कि या तो रिफ्लेक्शन पूछता है, या तो रिफ्लेक्शन पूछता है किसके आधार पर, वेव ऑप्टिक्स के आधार पर या हाइजेंस प्रिंसिपल के आधार पर प्रूफ कीजिए, जो आपको मैंने हाल ही के टेस्ट में दिया था और आपने इसे प्रूफ भी किया है। तो ये क्वेश्चंस कराने की जरूरत है नहीं। अब चलते हैं 17 का जो और है, और में 2 न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, उनको जरा सा देखा जाए कि न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 में है 1, 2 thin convex lens of focal length 15 and 30 सेंटीमीटर are placed in contact, what is the power of the combination। काफी सिंपल क्वेश्चन है, देखा जाए पावर कैसे निकलेगा। 2 पतले लेंस हैं, ओके क्या, दोनों को कांटेक्ट किया गया है, तो हमको मालूम है 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f2। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 1/f इज इक्वल्स टू, एक दिया हुआ के था कितना सेंटीमीटर 15, एक दिया हुआ था 13 माइनस d, तो d का वैल्यू 0 है, चूँकि कॉन्टेक्ट में है तो 15 इंटू 13, और 0 में समथिंग से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1/15 1/30, तो एलसीएम हो जाएगा 30, तो हो जाएगा 2 + 1 तो हो जाएगा 3/30। द आंसर इज 1/10। तो हम कह सकते हैं क्या कि 1/f कितना निकल गया है 1/10, तो यहाँ से फोकस निकल चुका है 10 सेंटीमीटर। आपको फोकस नहीं पूछा है, आपसे पूछा है पावर, तो पावर इज इक्वल्स टू होता है 1/f 1/10। चूँकि ये सेंटीमीटर में है तो मीटर में बदलने के लिए 100 से क्या कर देंगे डिवाइड, 100/10, ये कट के हो गया कितना 10 डायप्टर। ओके क्या, तो ये आपको आता होगा निकालने। तो ये पूछा था फर्स्ट क्वेश्चन की पावर बताइए जब 2 लेंस को कांटेक्ट में रखेंगे जिनका फोकस 15 और 30 सेंटीमीटर है, तो आंसर हो गया 10 डायप्टर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का सेकेंड नंबर ऑप्शनल का यानी और का सेकेंड नंबर न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल कहती है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ए ग्लास प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.66 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज 72 डिग्री इज प्लेस्ड इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म फॉर द पैरेलल इंसिडेंस रे। तो चलिए क्वेश्चन को जरा समझते हैं। सबसे पहले याद होगा मैंने आपको प्रिज्म पढ़ाया था, तो ये था अगल बगल का मीडियम है एयर और प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना था म्यू। तो यहाँ से हम पूछते थे कि म्यू का फॉर्मूला याद है, तो आप याद करते थे, हमने प्रूव भी किया है sin A प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 और नीचे कितना sin A/2। फिर से सुनिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का फॉर्मूला क्या है, sin A प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 बाई sin A/2। ये तो आप जानते हो। तो ये जो म्यू था ना, म्यू क्या था, तो सब लोग सोचते हैं कि ये म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, प्रिज्म का, और अगल बगल में क्या है एयर, तो एयर के रिफ्रैक्टिव ऊपर होता है प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और नीचे होता है मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चूंकि यहाँ पर प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था म्यू और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 1, इसीलिए आप फॉर्मूला याद कर रखते थे म्यू इक्वल्स टू sin A प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 और नीचे कितना याद रखते थे sin A/2, ये आप याद करते थे।
बट अब क्या है कि इस बार क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है। क्वेश्चन कहती है कि नहीं सर, ये जो प्रिज्म है ये तो बना है ग्लास का और इसको वाटर में रखें तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3। तो फॉर्मूला तो वही होगा कि म्यू ऑफ प्रिज्म बाई म्यू ऑफ वाटर, यानी कि प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बटा माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और पुनः यहाँ पर लिखेंगे साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 और नीचे लिख देंगे साइन ए बाई 2। ओके ना। अब चलिए म्यू ऑफ द प्रिज्म, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 3/2, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3। यहाँ चलेंगे साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 और नीचे कितना साइन ए बाई 2, इतना कह सकते हो आप। अब देखिए 3 ऊपर चली जाएगी तो बचेगा 3 3 9 9/8 इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस ए का वैल्यू 72 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ए लिख लेंगे 72 डिग्री प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 और नीचे साइन ए का वैल्यू 72/2। अब इसको सोल्व करोगे तो 9/8 हो जाएगा और साइन बचेगा 72 प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 और 72/2 तो कितना डिग्री 36 डिग्री क्या। अब जनता इसको सोल्व कर लिया जाए, इसको थोड़ा कट गया था फिर से देख लीजिए, ये 3 ऊपर जाएगी तो 3 3 9 4 2 8 9/8, ए का वैल्यू कितना दिया 72 डिग्री, वैल्यू पुट करेंगे 30। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने जा रहा है, क्यों? क्योंकि आप 36 का वैल्यू नहीं जानते हो, क्वेश्चन में इसको देना चाहिए था और नहीं दिया है तो कैलकुलेटर का यूज करेंगे तो 36 का वैल्यू निकलेगा। चलिए इसको हम निकालते हैं जरा सा, तो बचेगा कितना साइन 72 प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा कितना 9/8 इंटू साइन 36, और 36 का मतलब 36 डिग्री, 36 डिग्री नहीं मालूम है मुझे तो हम मान लेते हैं 30 डिग्री, अपने मन से मान लीजिए, बनाने के लिए आपको सिखाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं कि ये 30 है तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो सोल्व कीजिएगा तो हो जाएगा साइन 72 प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 इज इक्वल्स टू 9/60। यहाँ से 72 प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 9/60। यहाँ भी अब प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है जनता कि अब इसका वैल्यू मुझे नहीं पता है, तो अपने मन से मान लेते हैं कि इसका वैल्यू निकल के आता है, मान लिया जाए इसका वैल्यू निकल के आता है 60 डिग्री। कितना डिग्री आ गया 60 डिग्री मान लेते हैं, चाहे 85 डिग्री मानते हैं। अब यहाँ से देखो 72 प्लस डेल्टा मिनिमम है, 2 नीचे है तो 2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा कितना 100, और यहाँ से अगर डेल्टा मिनिमम निकालिएगा तो हो जाएगा 100 माइनस 22 और जो भी आंसर है। बट ये आंसर एक्चुअल नहीं है, बिकॉज मैंने 36 की जगह क्या माना था 30 माना था। ये बस आपको सिखाने के लिए कि कैसे इस क्वेश्चन को बनाया जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था तो यहाँ पर डाटा उसको दे देना चाहिए था कि 36 डिग्री का वैल्यू कितना है, नहीं दिया है तो आप इसी तरह से सोल्व करना पड़ेगा, कुछ वैल्यू मानना पड़ेगा, और नहीं तो इसी तरह से सोल्व करके लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा कि 36 का वैल्यू कितना डिग्री है बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। ऐसा करते हैं, और ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस नहीं दिए जाने चाहिए थे, क्योंकि 72 की जगह अगर 60 रहता तो 30 आता तो आंसर आप तेज़ी से निकाल लेते। चलिए ठीक है, इस तरह से हमारा सारा का सारा लॉन्ग क्वेश्चन खत्म होता है, सारा का सारा शॉर्ट क्वेश्चन खत्म होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कोई भी प्रॉब्लम होगी आकर के आप ऑफिस से मिल करके उसे दूर कर लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय बाय।